हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 ठेले पर हिमालय। तो ठेले पर हिमालय जो कि ये पाठ आपका लिखा हुआ है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी जो हैं इनके द्वारा लिखित यह पाठ ठेले पर हिमालय यह एक यात्रा वृत्तांत श्रेणी का संस्मरणात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। ठीक है। कौसानी जो है वो सोमेश्वर घाटी की ऊंची पर्वतमालाओं के शिखर पर बसा हुआ है। एक स्थान है ये कौसानी जो कि सोमेश्वर घाटी की ऊंची पर्वतमालाओं के शिखर पर बसा हुआ है। ठीक है। जो ये जगह है ना, जो स्थान है, ये अत्यंत ही वीरान छोटा सा गांव है तथा वहाँ पर क्या है कि बर्फ़ के दर्शन नहीं होते। जो पाठ है इस पाठ में उनको वहाँ बर्फ़ के दर्शन नहीं होते। हाँ, अब वहाँ उतरते ही बस से उनको बर्फ़ के दर्शन नहीं हुए और कैसा मन में विचार आता है उनके कि बहुत बेकार हम आ गए यहाँ, हम बहुत ठगे गए, हमें तो कुछ भी देखने को नहीं मिला। और जैसे ही वो बस से उतरते ही वो जो देखते हैं, जो दृश्य में दिखाई देता है वो क्या होता है, उन्हें बर्फ़ के दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब आपको आगे इस पाठ में पता चलेगा। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 6 ठेले पर हिमालय। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए। परिचय पढ़िए पहले। बच्चों, हिमालय शब्द सुनते ही आंखों के सामने बर्फ़ से ढकी चोटियों वाले पर्वतीय क्षेत्र का दृश्य साकार होता है। साकार मतलब आकार के साथ। ठीक है। आइए आज हम हिम सम्राट हिमालय की यात्रा करें। कैसे हिमालय की यात्रा करते हैं देखिए। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। यहाँ लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। बैठे बिठाए मिल गया ये शीर्षक। अभी कल की बात है, मैं पान की दुकान पर अपने एक अल्मोड़ा वासी मतलब अल्मोड़ा रहने वाले, अल्मोड़ा एक स्थान है। ठीक है। अल्मोड़ा वासी एक मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ़ की सिले लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल यानी अचानक, एकाएक, उसी समय शीर्षक मेरे मन में कौंध गया मतलब आ गया। मन में एकदम आया कि ठेले पर हिमालय, ये शीर्षक उन्हें सूझा, जो इस पाठ का नाम रख दिया उन्होंने। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। अब आप लोग समझ गए ना कि लेखक कौसानी किस लिए गए थे, कि बर्फ़ को निकट से देख पाएँ। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, यानी कहाँ कहाँ से होते हुए गए। नैनीताल से रानीखेत गए और रानीखेत से मचकाली नामक स्थान पर गए। उसके भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी पहुँचे। ठीक है। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा को जाती है और दूसरी सड़क कौसानी को। उन्हें कहाँ जाना था? कौसानी। अब कोसी से कौसानी तक का रास्ता कैसा है, कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम ही नहीं, ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते। कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। मतलब पीले पड़ चुके थे कैसे? वो सभी बहुत थक चुके थे। ठीक है। अब देखिए, कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी नदी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। बस में बैठे बैठे उन्होंने ये सारे दृश्य देखे। कौन से दृश्य देखे? कि सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी नदी बह रही थी। सुडौल मतलब होता है बेटा पत्थरों का जो पत्थर आकार में हो, एक आकार में हो। तो उन पत्थरों को देखा और एक कोसी नदी जो कि आवाज़ कर रही थी, कलकल की ध्वनि कर रही थी। और उनके उस नदी के किनारे छोटे छोटे सुंदर गांव बसे हुए थे और हरे भरे खेत। गांव हैं, ग्रामवासी वहाँ होंगे तो खेतों में अपनी फसलें करते होंगे। तो खेत हरे भरे देखे, मखमली खेत, हरे भरे मखमल के समान खेत, अर्थात खेतों में फसल लहलहा रही होगी। हरियाली से मखमली खेतों का दृश्य प्रतीत होता था।
कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। बहुत सुंदर थी सोमेश्वर की घाटी। और कहीं कहीं क्या था, जो रास्ते थे वो सोमेश्वर की घाटी के रास्ते जो थे ना, वो कहीं कहीं निर्जन थे, मतलब जहाँ जहाँ बस्ती नहीं थी, जहाँ लोग नहीं रहते थे। और वहाँ पर क्या था, चीड़ के जंगलों से गुजरती थी वो सड़क जो थी। वो चीड़ के जंगल मतलब वहाँ सड़क के किनारे चीड़ के लंबे लंबे पेड़ थे, पूरे जंगल के जंगल थे, वहाँ से वो सड़क गुजरती थी। ठीक है। अब देखिए, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उसके बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी कहाँ बसा हुआ है? सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में ऊंची पर्वतमाला के रूप में। कोसानी जाकर बस रुकी। छोटा सा, बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम ठगे गए। बस से उतरते समय में बहुत खिन्न था मतलब उदास था। बस से उतरा ही था कि जहाँ का तहाँ। जैसे ही वो बस से उतरे, अब बस से उतरने से पहले तक तो वो बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे कि कहीं कुछ भी नहीं अच्छा लगा हमें देखने के लिए। बस से उतरा ही था कि जहाँ का तहाँ पत्थर की मूर्ति सा। ध्यान है आपको कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ये बस से उतरा ही था कि जहाँ का तहाँ स्तब्ध खड़ा रहा। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने घाटी में। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं। गेरू मतलब होती है लाल रंग की शिलाएं। शिलाएं मतलब पत्थर से, जो पत्थर काट कर बनाई गई थी। लाल लाल रास्ते, उन शिलाओं से वो लाल लाल रास्ते बनाए थे। ठीक है। जिनके किनारे सफ़ेद पत्थरों की कतार, कतार मतलब है लाइन, और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। देखो, अब लड़ियों सी नदियों का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, कि जब हम दूर से नदियों को देखते हैं, बहुत सारी नदियाँ इधर उधर से आ रही थी, और वो आती हुई नदियाँ बेलों की लड़ियों के समान लग रही थी। लड़ियों सी मतलब यहाँ उपमा दी गई है, तो यहाँ क्या है, यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ पर सी पर उपमा अलंकार है। ये लड़ियों सी का मतलब उपमा अलंकार है, लड़ियों के समान। और ऐसा मन करता था, बेसाख्ता मतलब है उनका अंदर से, हृदय से ऐसा मन करता था कि यही आया। मन में बेसाख्ता यही आया, मतलब अंदर से उनके अंदर एक मन में यही बात आई कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं। कलाई में लपेट लूं मतलब वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। लेखक का मन कर रहा था कि जैसे कलाई में लपेट लूं, आँखों से लगा लूं। मतलब पवित्र मालाओं के समान, लड़ियों के समान लग रही थी। मन कर रहा था उन्हें माथे आँखों से लगा लूं और कलाई में लपेट लूं। ऐसी उनकी भावना जागृत हो रही थी उन दूर बहती हुई नदियों की लड़ियों को देखकर। अकस्मात हम एक दूसरे ही लोक में चले गए। अचानक क्या हुआ, वो दूसरे ही लोक में चले गए। लोक माने संसार, अकस्मात माने अचानक। अचानक वे दूसरे ही संसार में चले गए। इतना सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक। निष्कलंक मतलब है दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो, कोई कमी ना हो। ऐसा धरती का वो सुंदर दृश्य, ऐसा वो नज़ारा इस धरती, और ऐसा लग रहा था, इतना सुंदर था, इतना कोमल था, इतना पवित्र था, इतना स्वच्छ था कि लेखक को ऐसा लग रहा था मानो इस धरती पर जो इस धरती पर तो जूते उतार कर, पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। इतना सुंदर दृश्य था। क्लियर हो रहा है ना बेटा? आगे देखिए। धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया और मुझे वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास हुआ। उन्होंने जब घाटी को पार किया, निगाह ने, लेखक ने घाटी पार नहीं की, किसी मित्र ने घाटी पार नहीं की। वो देखते हुए, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, पास से देखते हैं, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, निगाह जो हमारी देखती चली जाती है ना ऊपर तक, तो मतलब कहने का यह है कि वो पहले तो थोड़ा सा घाटी को देख रहे थे, उसके बाद जैसे यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद फिर निगाह यहाँ गई, फिर निगाह यहाँ गई, फिर निगाह और दूर तक, फिर और दूर तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते ही यहाँ दूर तक चली जाती रही है ना। तो इस प्रकार से वो घाटी को देखते रहे। तो क्या हुआ कि जैसे ही घाटी को पार किया उनकी निगाह ने, तो उन्हें क्या दिखा, कुछ छोटे पर्वतों का आभास हुआ, जैसे छोटे छोटे पर्वत सामने दिखाई दे रहे हैं। उसके
और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बादल, हाँ, उसके बाद बादल थे। उस पर्वतमाला के बाद क्या थे, बादल थे। और फिर कुछ नहीं था। कुछ देर बाद क्या हुआ, उनकी उनके मन को एक धक्का सा लगा। क्या धक्का सा लगा, कुछ ये भटकती रही उनकी निगाह, उसके बाद हल्का सा विस्मय का धक्का लगा। एकदम अचानक वो चौंक गए। क्यों चौंक गए, क्या हुआ अचानक, देखो अब बताते हैं क्या हुआ अचानक। अचानक क्या हुआ कि इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है, यह सॉरी, यह कौन सी चीज़ है जो कैसी थी। अब देखिए, ये ऐसी चीज़ थी कि ये बादल जो हैं, अटल है जो चीज़, छोटा सा बादल के टुकड़े का सा, और कैसा अजब रंग है इसका। मतलब कुछ ऐसा उन्हें दिखाई दिया दूर, जो छोटा बादल के टुकड़े जैसा था और अजीब रंग था। न सफ़ेद था न रुपहला। रुपहला मतलब होता है बेटा चांदी का सा, चांदी का सफ़ेद। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ दूर दिख रहा है, चांदी का सा। न हल्का नीला, न सफ़ेद, न चांदी के सा था, न हल्का नीला था, पर तीनों रंगों का आभास करता था। ऐसा लगता था जैसे तीनों ही रंग उसमें मिले हुए हैं। यह है क्या, वो सोचने लगे, यह है क्या। बर्फ़ तो नहीं है। उन्होंने सोचा बर्फ़ तो नहीं है कहीं। फिर एकदम दिमाग में आया, हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है। और बिजली सा यह विचार उनके मन में कौंध गया। इस घाटी के पार, एकदम उनके दिमाग में आया, अरे इस घाटी के पार तो क्या है, नगाधिराज, पर्वत सम्राट, हिमालय। क्या है, हिमालय। बस इतना सा दिमाग में आते ही वो हर्षातिरेक से चीख उठा। लेखक एकदम से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, अरे चिल्लाने लगा, बर्फ, वाह, वह देखो। एकदम बोले, बर्फ वह देखो। तो क्या हुआ, उनके मित्र थे शुक्ल जी और सेन जी, और अन्य सभी ने देखा। पर अचानक वह फिर लुप्त हो गया। लुप्त हो गया मतलब अचानक क्या हुआ, अचानक फिर वो सब लुप्त हो गया। लुप्त मतलब होता है गायब हो गया। लुप्त का मतलब है गायब होना, ठीक है। सब गायब हो गया। वो जो दिखाई दिया था, दिखाई क्या दिया था, हिमालय पर्वत की चोटी कुछ कुछ दिखाई दी थी उन्हें, थोड़ी सी लगा उसे बाल शिख, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ जैसे उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। बाल शिखर मतलब, बाल माने होता है बच्चा, ठीक है, शिखर माने चोटी। मतलब वो हिमालय का कोई छोटा सा बालक सा था, जिसको जो बालक समझ करके किसी ने अंदर खींच लिया। वो खिड़की से झांक रहा था, वो शिखर कहीं गिर न पड़े इसलिए उसे अंदर खींच लिया। ऐसा लेखक की भावना है, ऐसा लेखक का विचार है। ये सही है या नहीं ये पता नहीं, ठीक है। ऐसा लेखक का विचार है कि जैसे उसे अंदर खींच लिया हो। उसके बाद क्या हुआ, उस पर एक क्षण के हिमदर्शन ने हम में न जाने, उस एक क्षण के, अब उन्होंने क्या क्या देखा, एक पल उन्होंने देखा ना केवल हिमालय, मात्र एक पल देख के ही उन्हें कितनी खुशी हुई। अब वो क्या कह रहे हैं कि उस मात्र एक क्षण के हिम दर्शन, हिम दर्शन का मतलब है बर्फ के दर्शन ने हम में न जाने क्या भर दिया। सारी खिन्नता, खिन्नता मतलब उदासी, निराशा, थकावट, सब छूमंतर हो गई। छूमंतर मतलब गायब हो गई। हम सब व्याकुल हो उठे, बेचैन हो उठे। व्याकुल मतलब बेचैन हो उठे। अभी ये बादल, और हमने क्या सोचा, अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत मतलब बिना ढका हुआ। वो उसी को एकटक देखते रहे कि अभी हिमालय पर्वत से ये बादल हट जाएंगे, और बादल के हटते ही हम हिमालय पर्वत को एकदम देख पाएंगे, बिना ढका हुआ बादलों से, एकदम साफ, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट खिसका देगी। मतलब असीम सौंदर्य राशि यानी असीमित सुंदरता, उस पहाड़ पर्वत की, उस हिमालय पर्वत की असीम सुंदरता हमारे सामने अभी बादलों रूपी घूंघट हटा देगी। और क्या होगा, और हम सब, तब हम सब क्या करेंगे, ये सोच रहे थे, और तब और फिर और हम सब फिर क्या करेंगे, वो
ये सोच सोच के सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उनका दिल क्या कर रहा था? उनका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ठीक है, उनका दिल धड़क रहा था। उसके बाद क्या हुआ? डाक बंगले के खान सामे ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत माने भाग्यशाली। और खान सामे क्या होते हैं? खान सामा मतलब रसोइया। उनके रसोइये ने बताया कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपसे पहले 14 टूरिस्ट आए, 14th यानी 14 टूरिस्ट यानी पर्यटक आए थे। और आए और कितने दिन तक पड़े रहे? और हफ्ते भर तक पड़े रहे। कितने दिन तक पड़े रहे वो? हफ्ते भर तक पड़े रहे। लेकिन लेकिन क्या हुआ? बर्फ़ नहीं दिखी उन्हें। उन्हें क्या नहीं दिखी? बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही खुलने के आसार हो रहे हैं। ठीक है, ये उनके रसोइये ने बताया। सामान रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अपलक अपलक मतलब बिना पलकें झपकाए सामने देखते रहे। ठीक है, सामने देखते रहे। उसके बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक करके क्या कर रहे थे? नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। मतलब बादल जो थे ना, वो धीमे 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 छट रहे थे और दूर पर्वतों में छोटे छोटे शिखर शिखर हिम रेखाएं मतलब नए नए शिखर, चोटियाँ एक एक करके अनावृत हो रही थी। अनावृत मतलब खुल रही थी। क्लियर? आज इतना ही। आज अगले वाले वीडियो में मैं आपको बाकी का चैप्टर भेजूंगी, इसकी व्याख्या भेजूंगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, और आगे मैं आपको फिर पूछूंगी भी। क्लियर? ओके बेटा, गुड डे।